जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर एक और जो है भर्ती देखने को मिल रही है। तो कब से फॉर्म जो है स्टार्ट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो साथी पहली बार टीचर्स अचीवर्स से जुड़ रहे हैं मेरे भाई, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। टीचर्स अचीवर्स वो प्लेटफॉर्म है जिसने चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम रहा हो, चाहे टीचिंग का रहा हो चाहे नॉन टीचिंग का रहा हो, हर एग्जाम में बेस्ट जो है अपना कंटेंट जो है आप लोगों तक डिलीवर किया है। तो इस चैनल पे आप भरोसा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर एक और नई जो है भर्ती हमको देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल जो पद हैं आपके 257 पद हैं। साथ ही साथ इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या जो अन्य राज्य वाले फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, अदर स्टेट का ओबीसी किस में काउंट होगा, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मेरे भाई एक एक करके सारी बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सर अगर समझ में आए मेरे भाई तो लाइक जरूर करके जाइएगा। हर अपडेट यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से आपको मिल जाती है। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत यहाँ पे पोस्ट आपकी आई हुई है क्लर्क की और किसकी मेरे भाई, स्टेनो की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्म है आपका, फॉर्म स्टार्ट हो गया। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/4/2026 से, यानी कि आज से ही फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे कि भैया ये स्टेनो की तो वैकेंसी आ गई, लेकिन टीचिंग का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया जो 1000 पद थे है ना चंडीगढ़ यूटी में, वो 1000 पदों पे विज्ञापन कब आएगा। मैंने भी आपको ये बोला कि 2026 बहुत क्रूशियल है। चांसेस हैं 2026 के लास्ट तक आपको टीचिंग पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एग्जिट कब आएगा वो बात का एक मुद्दा है। यहाँ पे अभी देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क की और स्टेनो की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म आपका भरना यानी 6/4 से आज से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका ये होगा 26/4, यानी लगभग 20 दिन का समय जो है आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखो मेरे भाई, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी समझ लीजिए, किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी जो है वैकेंसी अवेलेबल है। क्लर्क की पोस्ट है आपकी 234 क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें यूआर का 115 है, एससी का 36 है, ओबीसी 68 है, ईडब्ल्यूएस 15 है, ईएसएम 23 और पीडब्ल्यूडी जो है आपका वो है 24। स्टेनो की केवल जो है आपकी 23 ही पोस्ट है मेरे भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी क्लर्क की है, 234 पोस्ट हैं। तो अच्छी खासी संख्या में मैं बोलूँगा क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो एज लिमिट है, आयु सीमा कितनी रहेगी और कितना मिलेगा रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे आप जान लीजिए भैया, जो आपकी आयु सीमा है, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी है, 18 साल है। और 27 पर जो आपका मतलब मैक्सिमम एज रखा गया है। द कैंडिडेट ऑल द कैटेगरीज शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी अबव 27 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट कितनी है मेरे भाई, एक बार देख लो। यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट बताया था आपको वो है 26/4। तो 26/4 से ही आपकी जो एज है या जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो क्लोजिंग डेट होती है, जो लास्ट डेट होती है, वही जो है फाइनल डेट मानी जाती है। तो 26/4 तक ये आप 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 27 साल से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बात करी है जो रिजर्वेशन मिलेगा, जो रिलैक्सेशन है एज का रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी को जो है 10 साल का है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व वाला है, इनको 10 साल का है। और पीडब्ल्यूडी अगर आप एससी के होते हैं तो 15 साल का है, और अगर ओबीसी की पीडब्ल्यूडी तो आपको 13 साल का है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा है 3 साल का। इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या रहेगी, ये बात बहुत बहुत जरूरी है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं क्लर्क पोस्ट के रिगार्डिंग। जो क्लर्क पोस्ट है यहाँ पे आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये मेंशन नहीं है कि आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया, आपने साइंस में किया, आपने आर्ट में किया, डजेंट मैटर। आपने स्नातक कर रखा है, आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम में किया है, ठीक है, वो चलेगा। और यूनिवर्सिटी कोई भी हो, बस रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो कहा है इन्होंने, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। मेरे भाई एमएस वर्ड का और जो स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल वगैरह है उसका काम आपको आना चाहिए, क्योंकि भैया क्लर्क का काम क्या रहेगा, यही काम रहेगा, ऑफिशियल वर्क रहेगा। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। स्किल टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो स्किल टेस्ट आपका होगा, स्किल टेस्ट में क्या उन्होंने मांगा है,
टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। हिंदी की टाइपिंग की बात नहीं करी, जैसे कुछ एग्जाम में आपका चॉइस रहता है कि हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे उन्होंने केवल इंग्लिश मांगा है, और इंग्लिश में कितना 35 वर्ड जो होने चाहिए। और आईसीटी का सर्टिफिकेट, जैसा कि आप सभी साथ जानते हैं कि भैया टीचिंग वाले में भी आपका आईसीटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, और ये तो क्लर्क वाली पोस्ट है, यहाँ तो मस्त ही मस्त होगा। ठीक है, वो भी कितने आवर्स का है, 80 आवर्स का है। 80 आवर्स का जैसा आपका टीचिंग वाले में था सेम वैसा ही है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी आपको अभी नहीं चाहिए, डीबी के टाइम पे चाहिए। तो जिन साथियों के पास अभी नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको चाहिए होगा। ये हो गया क्लर्क के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेनो की। तो स्टेनो के लिए भी आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सेम ही है आपका। उसके बाद देखो जो स्किल टेस्ट है, क्योंकि स्टेनो का तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिक्टेशन मांगा है 10 मिनट्स एट द रेट, आप देख पा रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 10 मिनट में इतना होना चाहिए आपका। और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का हो गया 50 मिनट्स जो है आपका इन इंग्लिश में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद आईसीटी जो सर्टिफिकेट है 80 आवर्स का, वो भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, और ये भी आपको डीबी के टाइम पे चाहिए। इतनी बात आई होप सब साथों समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कितनी फीस लग रही है वो भी देख लीजिए। तो यूआर और ओबीसी डिपेंड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, सॉरी डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए 1000 फीस जो आपकी रखी गई है। अब ओबीसी अन्य राज्य वाले मुद्दे पे भी अभी आऊंगा मैं। ठीक है, पहले इतना समझ लो। उसके बाद आप एससी हैं, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है, तो आपका जो फीस है वो कितना है, 500 रुपये लग रही है। ठीक है, 500 रुपये फीस लग रही है, ये बात हो गई। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये आपका जो है स्टेनो और क्लर्क दोनों के लिए है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि ओएमआर होगा, ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो टेस्ट होने जा रहा है वो ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर होगा, और 2 पेपर आपके होंगे किसके लिए, स्टेनो, क्लर्क एंड स्टेनो दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट इंग्लिश ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ पे 200 नंबर का टेस्ट होने जा रहा है। 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। मतलब देखो 2 पेपर होंगे आपके, 100 नंबर का एक पेपर, फिर 100 नंबर का आपका दूसरा पेपर। इस तरीके से 100 के 2 पेपर होने जा रहे हैं, और टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है दोनों पेपरों में। एक पेपर में 1 घंटे का समय। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये बात भी साफ साफ क्लियर है कि भैया कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अच्छी बात है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश, ये बात साफ साफ ध्यान रखना मेरे भाई। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। तो ये जो साथियों को डाउट आ रहा था कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या बाइलिंगुअल, ज़्यादातर आप एग्जाम देखते हो तो बाइलिंगुअल रहता है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, एक ही लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है मॉर्निंग सेशन में है आपका 10 बजे से लेके 12 बजे में। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या क्या आपका पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पेपर जो है आपका 2 घंटे का है। मैंने बोला कि 1 घंटे नहीं, एक पेपर 2 घंटे का है, 100 नंबर का ईच रहेगा। ठीक है ना, तो 2 घंटे मिलेंगे आपको एक पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर जो होगा मॉर्निंग सेशन में होगा आपको 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। और इसमें क्या क्या पूछेगा फर्स्ट पेपर में, इंग्लिश पूछेगा अप टू 12th लेवल की, 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। जनरल नॉलेज पूछेगा, 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछेगा 20 नंबर की, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इस तरीके से। उसके बाद इसी दिन जो है आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा इवनिंग सेशन में होगा, और ये 2 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा। यहाँ पे सेकंड पेपर में क्या क्या पूछेगा आपसे, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल तक के। उसके बाद स्टैटिक्स पूछेगा आपसे 10th लेवल की 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और उसके बाद आपका रीजनिंग जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल है, ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस तरीके से 100 नंबर आपके यहाँ पे हो गए, 100 नंबर यहाँ पे हो गए, 100 से मतलब 200 नंबर का पेपर हो गया, 2 पेपर आपके होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर मेरे भाई। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश मीडियम मतलब लैंग्वेज जो रहेगी वो आपकी इंग्लिश रहेगी। उसके बाद देखो टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, तो फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया था कि टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फॉर 10 मिनट्स एट द 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, बता दिया था मैंने, ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट है, नो मार्क्स और नो वेटेज। ध्यान रखिएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना, जस्ट पास करना है, कोई इसका वेटेज नहीं काउंट होगा फाइनल मेरिट में। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेनो के लिए क्या बोला है इन्होंने, तो ये भी क्या है आपका सेम जो वहां बताया था वही रखा गया है। और ये भी क्या है आपका ओनली क्वालिफाइंग है।
इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत जरूरी है समझना कि कैसे सिलेक्शन होगा मेरे भाई। देखो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, आपका OMR टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद उन्होंने बोला है कि नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट अनलेस और अंटिल ही और सी ऑब्टेन एटलीस्ट क्वालिफाइंग 40% मार्क्स इन ईच पेपर। हर एक पेपर में इंडिविजुअल आपको अलग अलग पास करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो 100 नंबर के आपके 2 पेपर हो रहे हैं और दोनों पेपरों में अलग अलग पास होना आपके लिए अनिवार्य है। और वो भी कितना, 40% तो लाना ही लाना है, ठीक है, 40% तो लेके ही आना है आपको। 40% लाएंगे तो आपको जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा, ठीक है। और वो भी कैसे, इंडिविजुअल अलग अलग पेपर में लाना पड़ेगा। Marks obtained by all the candidates in written test will be uploaded on the website after declaration of the final result। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो, merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in the written test and will be uploaded on the website and on the basis of merit. If the number of candidates who successfully qualify the written test exceeds the ratio of 120, then the eligible candidates only in the ratio of 120 will be called for typing test। तो इन्होंने बोला कि अगर भैया ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सीट के लिए 20 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए। एक सीट के लिए 20 लोगों को बुलाएंगे, उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 20 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 40% से कम लाए तो फिर तो खेल तो वैसे ही खत्म है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो अदर स्टेट के OBC हैं, जैसा कि आपने देखा टीचिंग वाली पोस्ट नहीं, वहाँ भी समस्या आई, तो अन्य राज्य के OBC कहाँ पे काउंट हो रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। इन्होंने उसी लेटर की बात करी है जो कि अभी SSA वाली जो पोस्ट आई थी आपकी, SSA वाली पोस्ट में भी ये बाद में इन्होंने एक नोटिस निकाला था, तो वही उन्होंने बात कर दी है कि इस लेटर की इन्होंने बात करी है और बोल रहे हैं कि भैया अगर आप OBC का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या इन्होंने बोल दिया कि द कैंडिडेट एंड हिज और हर पेरेंट्स शैल एक्चुअली बिलोंग टू द कम्युनिटी क्लेम, जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है उसी से होने चाहिए उसके पेरेंट्स। His or her community shall be specified in the central list of other backward class for the Union Territory of Chandigarh issued by the central government। इस यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलो ठीक है भैया, उसके पेरेंट्स भी उसी कम्युनिटी से, वो भी उसी कम्युनिटी से है, और उसकी जो लिस्ट, जो उसकी कैटेगरी है OBC में, जो कास्ट है, वो चंडीगढ़ UT में भी उसी में आती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था यही गड़बड़ था, द कैंडिडेट शैल बिलोंग टू यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, कि कैंडिडेट जो है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए। तो यही चीज़ है कि मेरे भाई अन्य राज्य, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से जो अन्य राज्य OBC हैं वो आपका UR में ही काउंट होगा, ठीक है, UR में ही काउंट होगा अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है। तो बात क्लियर है इतनी, ठीक है। चलिए इसके बाद मेरे भाई जो साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए टीचर्स अचीवर्स ने फतेह बैच लॉन्च कर दिया है। और ये फतेह बैच, जैसा कि आपको मालूम है कि टीचर्स अचीवर्स का कंटेंट पे शक कभी नहीं करना है आप लोगों को। टीचिंग एग्जाम्स ले ली चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स ले ली, हर एग्जाम में बेस्ट कंटेंट दिया है। फतेह बैच आपका लाइव है एप्लीकेशन पे, आप इस बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं क्लर्क एंड स्टेनो के लिए, जिसमें सारी चीज़ें टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। टाइपिंग टिप्स हो गया, टाइपिंग मटेरियल्स हो गया, ठीक है, पूरा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि पेपर हिंदी में हो रहा है या इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। फीस बहुत नॉमिनल सी फीस रखी गई है, जस्ट ओनली 699 इसकी फीस है। इस बैच के साथ आप लोग एनरोल हो सकते हैं। टीचर अचीवर्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7217246711। बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, डोंट कॉल, ठीक है। कॉल नहीं करना है प्लीज़, व्हाट्सएप ही आप लोगों को करना है। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। और टीचिंग वालों थोड़ा सा इंतजार और कर लो, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आपको भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।